अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। पहली तो बात यह है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कि आपके पास एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं कि वो यूज ही इसलिए की जाती है कि वो क्या चेक करे, मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करे। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम एक मशीन को यूज करते हैं जो कि लीनियरली रिकॉर्ड करती है किसको, स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पर जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अ मशीन यूज टू अ मशीन used to examine examine the strength of, या हम ये कह सकते हैं एग्जामिन द मटेरियल रिस्पॉन्स ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस, रिस्पॉन्स ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस। यानी कि आप क्या करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उस मशीन से और उस स्ट्रेस से ये देखेंगे कि उस मटेरियल का रिस्पॉन्स क्या है। तो इस मशीन को हम टेंसाइल टेस्टर के तौर पर पढ़ते हैं, टेंसाइल टेस्टर। तो ये टेंसाइल टेस्टर क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर रेट के अंदर इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसकी जो रेशो होती है वो किस में होती है, वो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। इसी वजह से इसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन। तो आप जब स्ट्रेस को ले लेते हैं किस पर, वाई एक्सिस पर, और स्ट्रेन को आप ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर। स्ट्रेस को आपने ले लिया वाई एक्सिस पर, स्ट्रेन को क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पर। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होगा वो हमें क्या क्या रिजल्ट देगा, इस चीज को अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डिस्कस करना है। तो चले, कल हम इसको यहाँ से कंटेंट साइड पे एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो कि आपको ये बताएगा कि कौन सा रीजन क्या है, और उस मटेरियल के अंदर जब स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा जाएगा तो ये ग्राफ उसको एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट आपको रीजन्स नजर आएंगे, सबसे पहले ओ से लेकर ए तक। तो मैं यहाँ इन रीजन्स को लिखता जाऊंगा कि जब आप ओ से लेकर ए तक की बात करते हैं तो ओ से लेकर ए तक ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ओ टू ए, ये लाइन रिप्रेजेंट ये कर रही है कि जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। इट मींस यहां पर आपके पास क्या है, ये इलास्टिक रीजन है, क्योंकि इलास्टिक रीजन के अंदर यही होता है कि स्ट्रेस अप्लाई करें तो स्ट्रेन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। तो एक तो ये है कि ये इलास्टिक रीजन है, और इलास्टिक रीजन के साथ साथ क्योंकि ये रीजन लीनियर है कि जैसे जैसे आप इसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे ये स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये दोनों रिलेशन जो है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ओ से लेकर ए तक इलास्टिक रीजन भी कहलाता है और इसे लीनियर रीजन भी कहते हैं। और यहां पर हम कहते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर आ जाते हैं किस पर, ए से लेकर बी तक। सॉरी, हाँ, ए से लेकर बी तक। अब ए से लेकर बी तक की अगर बात की जाए तो ए से लेकर बी तक जो रीजन है इसे भी हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। इलास्टिक रीजन तो है, इलास्टिक रीजन है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस लगाना छोड़ेंगे तो बॉडी वापस ओ पॉइंट पर आ जाएगी। लेकिन इस बी, ए और बी पॉइंट के दरमियान में आप देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है। और अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो आप देख सकते हैं इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम कहेंगे नॉन लीनियर रीजन। ये कहलाता है नॉन लीनियर रीजन। और यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहे, इसीलिए तो कह रहे हैं कि नॉन लीनियर, स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेन।
ठीक है, तो ये आपके पास बात हो गई इसके अंदर, स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक। अब बी पॉइंट जो है वो क्या है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपको बी पॉइंट तक नजर आ रहा है, ये रीजन जो है इसे हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, ये जो आपके पास पूरा रीजन है इसे कहा जाता है इलास्टिक रीजन। क्योंकि इस पॉइंट से पहले, यानी कि बी पॉइंट से पहले पहले तक अगर आप स्ट्रेस लगाना छोड़ देंगे तो बॉडी वापस कहाँ आ जाएगी? ओ पॉइंट पर आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो शेप है ये टेम्परेरी चेंज इन शेप है, टेम्परेरी चेंज इन शेप। तो अगर ये टेम्परेरी चेंज इन शेप है तो इसका मतलब यही है कि आप स्ट्रेस जैसे ही लगाना छोड़ेंगे तो इसमें जो भी स्ट्रेन होगा वो वापस से क्या हो जाएगा? अपनी ओरिजिनल फेम रीगेन कर लेगा। ठीक है, अब बी पॉइंट को अगर आप देखें तो बी पॉइंट को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? बी पॉइंट जो है इसे हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक, इसमें हम कहते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, और इसे यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। इलास्टिक लिमिट के साथ साथ अगर मैं इसके लिए कहूं तो इलास्टिक लिमिट के साथ साथ इसे मैं यील्ड पॉइंट भी कहता हूं। ये दोनों नाम है इसके, यील्ड पॉइंट। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनको हम बी पॉइंट से, या बी को हम इन दो पॉइंट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट क्या कहलाता है? तो ये वो मैक्सिमम लिमिट है स्ट्रेस की फॉर इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या चीज है? यील्ड पॉइंट क्या होता है? द मैक्सिमम, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस, लिमिट ऑफ स्ट्रेस फॉर इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। यानी इलास्टिसिटी का ये वो लास्ट पॉइंट है जिसके बाद वो इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं रहेगी और ये इलास्टिसिटी कन्वर्ट हो जाएगी प्लास्टिसिटी के अंदर। आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ स्ट्रेस फॉर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास। फिर इसके अंदर आ जाता है कि अब बी पॉइंट अगर क्रॉस किया, यानी आपने और स्ट्रेस अप्लाई की। अच्छा, यहाँ पर बी पॉइंट के साथ साथ एक सी पॉइंट भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये बी पॉइंट है और बी पॉइंट के साथ यहाँ सी पॉइंट भी है। अब ये बी और सी पॉइंट दोनों क्या है? ये दोनों इलास्टिक लिमिट है और दोनों ही यील्ड पॉइंट कहलाते हैं। तो सी को भी मैं क्या कहता हूँ? ये भी इलास्टिक लिमिट है और इसे भी मैं यील्ड पॉइंट कहता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कुछ मटेरियल का ये जो यील्ड पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट है, वो कम होता है और कुछ का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सी पॉइंट भी इलास्टिक लिमिट है। बस हम इसके बारे में ये शो करते हैं कि सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का जो यील्ड पॉइंट होता है वो लोअर होता है और कुछ का हायर होता है। तो सम मटेरियल्स लोअर हैज लोअर यील्ड पॉइंट, हैज लोअर यील्ड पॉइंट। और ये जो सी पॉइंट है ये इस लोअर यील्ड पॉइंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर यील्ड पॉइंट, हायर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो कुछ जो आपके पास मटेरियल है उनका यील्ड पॉइंट हायर है और कुछ मटेरियल्स का जो यील्ड पॉइंट है वो लोअर है। तो सी पॉइंट उन लोअर यील्ड पॉइंट वाले मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगले पॉइंट को देखें। अब देखिए, जब ये बी और सी पॉइंट गुजर जाता है तो फिर हमारे पास जो रीजन आता है ना, उस रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। अब प्लास्टिक रीजन क्या होता है? तो देखिए, एक तो रीजन है इलास्टिक। इलास्टिक रीजन के अंदर क्या होता है? टेम्परेरी चेंज इन शेप। जबकि प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन क्या है? तो उसे हम कहते हैं परमानेंटली चेंज इन शेप। तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करें और उस बॉडी के अंदर परमानेंट चेंज आ जाए है उसकी शेप में, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट प्लास्टिक रीजन। और ये कहलाता है परमानेंटली चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। तो अब इस प्लास्टिक रीजन के अंदर ये होगा कि अगर स्ट्रेस आप रिमूव करेंगे, आफ्टर रिमूविंग
स्ट्रेस, तो जो आपकी बॉडी होगी जो जिस शेप में है वो उसी शेप में रह जाएगी। आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस बॉडी रिमेन्स बॉडी रिमेन्स इन अ शेप दैट इज चेंज। ये उस शेप में आ जाएगी जो कि चेंज हो चुका है, दैट इज चेंज। ठीक है, तो ये आपके पास है आफ्टर रिमूविंग स्ट्रेस बॉडी की शेप वही रह जाएगी जो कि हो चुकी है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन कहते हैं। अब प्लास्टिक रीजन जब आप आ गए, तो प्लास्टिक रीजन क्या है, ये सी पॉइंट के बाद जो भी रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। तो यहाँ मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है डी पॉइंट तक, इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्योंकि यहां पर ये मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर रखेगा कि शेप आपने चेंज की, शेप वही की वही रह जाएगी। तो अब यहां पर अगर मैं सी से डी तक के पॉइंट को एक्सप्लेन करूं, तो ये जो सी से लेकर डी तक वाला पॉइंट है ये क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्योंकि प्लास्टिक रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि ये जो सी से डी पॉइंट है इसे हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। और ये प्लास्टिक रीजन लीनियर नहीं है बल्कि क्या है, नॉन लीनियर है। इसका मतलब स्ट्रेस आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रेन इसके अंदर कम प्रोड्यूस होगा, नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, और इस प्लास्टिक रीजन के अंदर बॉडी की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी परमानेंटली, परमानेंट चेंज इन शेप, परमानेंट चेंज इन शेप। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया सी डी पॉइंट। अब आ जाए कि ये जो डी पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि अब आप सी और डी पर आ गए, बॉडी की शेप चेंज होती गई और आप किस पॉइंट पर आ गए, डी पॉइंट पर आ गए। तो जब आप डी पॉइंट पर आ जाते हैं तो डी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसे हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसे हम एब्रीविएट करते थे यूटीएस से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस। ये क्या होता है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल विद स्टैंड कर सकता है या बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, द मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस that a material can that a material can withstand withstand। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल विद स्टैंड कर सकता है या बर्दाश्त कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब इससे आगे अगर आप गए, जैसे ही डी को क्रॉस करेंगे, तो अब जो आपको डी से ई वाला रीजन नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं फ्रैक्चर रीजन। तो इस रीजन के अंदर डी से ई की तरफ जाते हुए ये फ्रैक्चर रीजन है, और यहां पर मटेरियल किसी भी पॉइंट पर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, फ्रैक्चर रीजन। तो फ्रैक्चर रीजन क्या है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो फ्रैक्चर स्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। तो हम यहां पर इसके लिए लिख सकते हैं कि आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट डी, आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट डी, the body breaks, the body breaks at point E, at point E। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्चर स्ट्रेस को, रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया डी और ई पॉइंट क्या है, ये फ्रैक्चर
स्ट्रेस पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जाके मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो सारे पॉइंट्स लिखवाए ये एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड है, कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से किसी मटेरियल को शो करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा जब आप स्ट्रेस उस पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जब ये स्ट्रेस स्ट्रेन को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें मटेरियल की क्लासिफिकेशन का पता चल जाता है, और वो मटेरियल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप्स के अंदर करते हैं। एक मटेरियल जो कि इस कर्व को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। जबकि जो दूसरे आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस के अंदर क्या फर्क होता है, तो इसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो डक्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं अंटिल द ब्रेक। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस which undergo plastic deformation until they break are known as ductile substances. तो अब ये कर्वेचर, ये जो कर्व्स होते हैं, इन कर्व्स को हमने जब स्टडी किया डिफरेंट मटेरियल के लिए तो हमें ये पता चला कि ऐसे मटेरियल जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलो करते हैं टूटने से पहले, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, डक्टाइल सब्सटेंसेस। जबकि ब्रिटल सब्सटेंसेस क्या होंगे, तो इनके बारे में हम ये कहेंगे कि वो सब्सटेंसेस जो ब्रेक हो जाते हैं जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। सब्सटेंसेस which break just after इलास्टिक लिमिट। तो जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है और वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलो ही नहीं करते, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो ये आपके पास डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस हमें कैसे पता चले, हमें इस कर्वेचर के जरिए पता चले कि जब हमने कर्वेचर को स्टडी किया तो हमें पता चला कि अच्छा ब्रिटल सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज है और डक्टाइल सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डिफॉर्मेशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो यहाँ जाके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।